Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about motion of center of mass. आइए देखते हैं। तो विद्यार्थी एक टाइप का सवाल ये है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंतर्गत कि उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होता है, या तो पोजीशन में चेंज मास के इधर उधर होने से सेंटर ऑफ मास में चेंजिंग जीरो होता है, या सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में चेंज होता है। इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए फार्मूला देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला ये होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस फार्मूले का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पोजीशन चेंज वाला जो सवाल होता है, इसके लिए इस फार्मूले का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी RCOM बराबर हो जाएगा M1, ये हो जाएगा DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर ये केस आया। तो यहां इसमें ये लिखा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना चेंज हुआ, यहां रखना है, और कितना किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेस हुआ M1 वाला बॉडी, और कितना ये गया इधर उधर M2 वाला बॉडी अपॉन टोटल मास। इसकी सहायता से हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इफ D यदि जो है सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में चेंज क्या है, जीरो है, दैट इज सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन। सेंटर ऑफ मास क्या है, बॉडी जो है इधर उधर गति तो कर रही है, लेकिन उसके सेंटर मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है। अगर ऐसा कोई केस है तो इसके स्थान पे हम लोग जीरो रखेंगे। तो जीरो रखेंगे तो ये केस आएगा M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2। तो तेरे गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा M1 DR1 प्लस M2 DR2 बराबर जीरो। या इसे शॉर्ट में ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 बराबर जीरो। तो ये फार्मूला केवल तब सही है, जब सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में चेंज क्या हो, जीरो हो, तब ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट इस टाइप से हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये इधर गया, ये भी इधर गया, इसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग न हो, तो ये जितना इधर गया M1 R1 हो जाएगा, M2 R2, M1 R1 प्लस M2 R2 बराबर जीरो। यस, तो इस टाइप से यहां प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हाँ, साइन के साथ रखेंगे इधर और इधर जाएंगे, प्लस माइनस ये तो होगा ही। हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन चेंज होता है तो यहां पे तब ये फार्मूला आपका लगेगा। तो ये फार्मूला जो है हमेशा के लिए सत्य है, ये फार्मूला हमेशा के लिए सत्य है, और ये तब सत्य है जब सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में चेंज ना हो। यस, तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम इस पर है, इस कंसेप्ट को आप उतार लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरे टाइप के सवाल के लिए कंसेप्ट देखा जाए तो हम लोग जानते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, ये फार्मूला हम जानते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है तो हमको वेलोसिटी चाहिए होता है, तो हम उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाता है। अगर हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक उसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए तो इसका देखिए डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू
टाइम वी ऑब्टेन। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के सापेक्ष। तो डी डी टी बराबर, इधर भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 dr2 अपॉन dt प्लस m3 dr3 अपॉन dt प्लस सो ऑन अपॉन, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख लिया जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 1। ये केस आया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जैसे वेलोसिटी होता है वैसे ये होगा VCOM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 1। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग इस फार्मूले की सहायता से फाइंड करेंगे। हाँ, कभी कभी मास और वेलोसिटी ये पोजीशन वेक्टर के रूप में दिए रहते हैं तो हम वैल्यू वेक्टर के रूप में लिखेंगे। अब ये जितने पद तक दिए रहे हो, 2 टर्म तक दिए रहेगा 2 ही लिखा जाएगा फार्मूले में, 3 दिया रहेगा 3 लिखा जाएगा, जितना दिया रहेगा उतना न्यूमेरिकल में हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला है, इसे आपको जानना चाहिए। अब ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी ऑब्टेन, इसका क्या करेंगे, दोबारा हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके लिए, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो करते हैं, तो dVCOM अपॉन dt, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन m1 d वेक्टर v1 अप, ये हो जाएगा प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस m3 dv3 अपॉन dt प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये प्लस 1। ये चीज हो गया। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, एक्सेलरेशन, तो आएगा ACOM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस m3 A3 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 1। तो यहां से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया हमको, तो हमें इतनी जानकारी मिली। तो इसमें और कॉन्सेप्ट है, आगे हम बता रहे हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। न्यूमेरिकल में वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है और हो सकता है वेक्टर फॉर्म में ना हो, तो जिस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा उसी फॉर्म में आपको जवाब देना है। तो इसके आगे कंसेप्ट हमारा अभी और बाकी है, आप इतना कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, यहां से आगे देखा जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये इक्वेशन आया हमारा। यहां से तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो अब हम टोटल टर्म का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो तब देखते हैं क्या आता है। तो यहां गुणा करेंगे तो ACOM टोटल टर्म का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन, यहां आएगा ACOM इक्वल टू हो जाएगा m1 वेक्टर A1 प्लस m2 वेक्टर A2
प्लस m3 वेक्टर a3 प्लस सो ऑन। तो इस m के स्थान पर हम m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन टोटल, ये पार्टिकल के मास हैं, टोटल हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल M a वेक्टर COM। ये ऐसे केस में हो जाएगा m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 प्लस m3 वेक्टर a3 प्लस सो ऑन। हाँ, अब हम इसे लिख सकते हैं F नेट, F इक्वल टू MA होता है, वो हम जानते हैं। तो F नेट अगर टोटल मास हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, ये जो बराबर होगा F नेट के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। तो ये चीज हो जाएगा प्लस सो ऑन। तो इस इक्वेशन से यहां ये पता चला कि F नेट MACM के बराबर होता है। F नेट MACOM। ध्यान दें, यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू F नेट अपॉन टोटल मास। यहां से ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितना हम लोग अब तक फार्मूला पढ़े F इक्वल टू MA, इस टाइप से जो भी कुछ पढ़े, इसका मतलब ये था कि वहां सेंटर ऑफ मास, वहां M जो हमारा था F इक्वल टू MA में, F इक्वल टू MA में जो M था, M एक पॉइंट का मास है, वो सेंटर ऑफ मास जैसे इस टाइप से है। तो टोटल M को किसी बिंदु पर हम लोग क्या माने, सेंटर ऑफ मास पे केंद्रित मान लिए हैं। वो उसका एक्सेलरेशन था, पूरे हर पार्टिकल का नहीं था। जहां पे सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन हम लोग अध्ययन किए। P इक्वल टू mv मोमेंटम। तो V जो है वहां पे पूरे हर पार्टिकल का नहीं है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है। तो ये कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास वाला बहुत जरूरी है और यही हर जगह के लिए सत्य है, वरना गेंद जितने पार्टिकल हैं उतने टाइप का उनका बिहेवियर रहेगा। हाँ, अब यहां से ये कंसेप्ट को दो भागों में हम कन्वर्ट करेंगे। पहला ये कि अगर किसी बॉडी पर इफ, ध्यान दें, इफ F नेट इक्वल टू 0 हो जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे F नेट की वैल्यू 0 हो जाए, तब क्या होगा देखते हैं। अगर F नेट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर F1 कामा वेक्टर F2 सो ऑन मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना होगा। यहां पे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जो है 0 है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके जितने पार्टिकल है सब पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अवश्य 0 होगा, इसमें कोई आशंका नहीं है। तो ये हो जाएगा ACOM। ये क्या होगा, अवश्य 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां भी ये आवश्यक नहीं है कि जितने पार्टिकल हैं सभी का, जितने पार्टिकल हैं M1 M2 M3 A1, ये चीज A1 A2 सो ऑन में और में नॉट बी 0 हो सकता है, हो भी सकता है 0 हो। एवरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको अभी हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट है।
इसको पहले समझा जाए, फिर एग्जाम्पल की सहायता से इसको और हम लोग समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट है। अरे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा तभी तो v2 माइनस v1 करेंगे। जब कांस्टेंट रहेगा तभी तो उसका डिफरेंस क्या आएगा एक्सेलरेशन के लिए? टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? वो जीरो आएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो ये तब संभव होगा जब सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इससे तो ये करना। अब यहां पे फिर है, यहां पे v1 v2 की बात अगर किया जाए, v1 v2 सो ऑन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। यहां कांस्टेंट हो भी सकता है और कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। ये कहानी आपको समझनी होगी। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। इसके लिए जब हम एग्जाम्पल पर गौर करेंगे, एग्जाम्पल में पहले हम लेते हैं ये दो चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव, Q1 Q2 ले लेते हैं। ध्यान दें, Q1 Q2 दो चार्ज हैं तो इस पे फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस पर फोर्स लगेगा रिपल्सन। तो चलिए कोई बात नहीं। तो पहले चार्ज पर यहां कहेंगे F1 2, पहले चार्ज पर 2 के कारण जो फोर्स लगेगा F1 2 लगेगा और दूसरे पे जो लगेगा रिपल्सन फोर्स वो लगेगा F2 1, ये लगेगा। तो आपको ये भी पता होगा ये फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो न्यूटन थर्ड लॉ के नियम से ये दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होंगे तो नेट फोर्स क्या आएगा? F नेट इक्वल टू इस दिशा में क्या आएगा? दो चार्ज हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स में ले लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत m1 m2 मास होता तो यहां अट्रैक्शन लगता, तो अब अट्रैक्शन भी बराबर और विपरीत दिशा में हो जाएगा तब भी उसका F नेट क्या आएगा? जीरो आएगा। F नेट जीरो आएगा। जब F नेट जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा? अवश्य जीरो होगा। हाँ, अवश्य जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अवश्य जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पे क्या होगा? कांस्टेंट। हाँ, तो ये कहानी तो यहां पूरी तरह लागू होता है। लेकिन अब F नेट जीरो है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं F1 2 ये नॉट इक्वल टू जीरो है और F2 1 ये क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। जब F1 2 F अलग अलग फोर्स जो है ये जीरो के बराबर नहीं है तो इनके जितने पार्टिकल हैं उनके एक्सेलरेशन भी बराबर नहीं होंगे। एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और इनके जितने पार्टिकल हैं उनके वेलोसिटी भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यस, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। एक एग्जांपल की सहायता से ये हो गया। एक दूसरा एग्जांपल है, मान लेते हैं कोई कार है, सीधी सड़क पर जा रहा है एक समान वेग से जा रहा है तो ऐसी दशा में सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट रहेगा, और उसके जितने पार्टिकल हैं वो भी क्या होंगे? तब वहां बराबर वाला केस आ जाएगा। अगर कोई कार है, ध्यान दें, अगर कोई कार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इस पर नेट फोर्स जीरो है अगर, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा और उसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वो भी कांस्टेंट होगा। और कार के साथ जितने पार्टिकल हैं उन सबका वेलोसिटी भी यहां पे क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट वाला भी केस हो सकता है, कांस्टेंट नहीं वाला भी केस हो सकता है। ध्यान दें, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो आपको ध्यान देना है उस पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अवश्य जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अवश्य जीरो है तो ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ मास कांस्टेंट में वो यहां एक और कंडीशन हो सकता है। हम विद्यार्थी दूसरे पॉइंट का अध्ययन किए। पहले पॉइंट
पहले वाले केस में हम लोग अध्ययन किए कि वहां वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे एग्जांपल हम दिए, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक कोई कार स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा और जितने पार्टिकल होंगे वो भी कांस्टेंट वेग से होंगे। जो यहाँ कहा गया मे आर मे नॉट बी, तो वो उसके लिए वैलिड है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट होगा और जितने पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कब? जब कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तब। हाँ, ये चार्ज वाले केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे एफ नेट जीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, और उनके पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। और यहां भी जैसे F1 F2 अलग अलग आया, जबकि एफ नेट क्या है, जीरो है। तो ठीक उसी प्रकार से आगे भी इनके पार्टिकल के एक्सेलरेशन A1 A2 भी क्या है, अलग अलग मिलेंगे यहाँ पे सब। अब दूसरा स्टेप एक समझते हैं। ये तो तब है जब सिस्टम जो है मोशन में है। जब सिस्टम मोशन में है तब उस पर नेट फोर्स जीरो हो है, तब क्या क्या कंडीशन हुआ ये बताया गया। अब की बार इफ सिस्टम, दूसरा केस देखें, इफ सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, देन अगर कोई सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट पे है, जैसे पंखा, जैसे पंखा लटका हुआ है, फैन इस टाइप से चल रहा है, आपके सीलिंग से लटका हुआ पंखा है, वो क्या है, वो पूरा एक सिस्टम मान ले। तो इफ सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, देन एट रेस्ट, देन तब एफ नेट इक्वल टू जीरो है, तो सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अवश्य जीरो होगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट तो है, लेकिन कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होता है। ध्यान दे, जो पंखा लटका हुआ है आपके छत से, तो वो सेंटर ऑफ मास का वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट में क्या है, वो जीरो है। ध्यान देना है, इफ सिस्टम वाइज, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो ध्यान देना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। वो बॉडी जो है फाइनली सिस्टम इज एट रेस्ट पे ही माना जाएगा, या कहा जाए सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास सदैव क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो इतनी जानकारी आपको यहां करना है। इस सबसे यहां पे बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनेगा, यहां भी और यहां भी। तो बहरहाल अगर यहां से थोड़ी सी आशंका है आपको, तो जब इस पर प्रॉब्लम हल होगा अगले वीडियो में, तब हमारी सब प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक इससे पहले वाले कंसेप्ट का एक न्यूमेरिकल है, उसे देख लिया जाए। एक सवाल छूट गया था, अच्छा सवाल है, मुझे लगा कि लगा देना चाहिए। और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो होगा न्यूमेरिकल, वो अगले वीडियो में आएगा। तो देखिए, ए यूनिफॉर्म रॉड बेंडिंग अकॉर्डिंग टू गिवन क्लोज लूप ABCDEFA। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज, मतलब एक रॉड है, कोई एक रॉड है जिसको मोड़कर इस शेप में बनाया गया है, ध्यान दें। और इसके वाई कोऑर्डिनेट पे हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। इससे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, सेमी सर्कुलर वायर या रिंग का सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ चुके हैं। ये होता है कितना, 2r/π होता है। और ये दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास होता है, सेमी सर्कुलर वायर का जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब इसका रेडियस 2r है, तो जब ये r था तो 2r/π हुआ, जब ये 2r है तो क्या हो जाएगा, ये 4r/π हो जाएगा। तो इतने का सेंटर ऑफ मास यहां मान लेते हैं, और इधर वाले का हाफ सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास वहां मान लेते हैं। अरे भाई, ये भी तो रॉड है, AB भी तो रॉड है, इसका भी तो सेंटर ऑफ मास होगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, यहां मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास रॉड का उसके मिडिल पॉइंट पे होता है। चलिए ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं। इसका नाम दे देता हूं M1, इसका नाम दे देता हूं M2, इसका नाम दे देता हूं M3, और इसका नाम दे देता हूं M4। बस 4 स्टेप में सवाल हमारा बन जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है वाई कोऑर्डिनेट पे। एक्स पे तो ये मिलेगा ही, ये 0 पे, एक्स वाला नहीं, वाई पे कहां मिलेगा। वाई पे फील करने के लिए आप वो लोग ये देख सकते हो, आप लोगों को ये फिगर देख के ये पता चल जाना चाहिए कि जाहिर है कि ये वाला मास ज्यादा है,
ये वाला, क्योंकि यहां ज्यादा मास है ना, तो यहां ज्यादा है, तो ये मिडिल पॉइंट है, ये एक्सिस है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, सेंटर ऑफ मास इसके नीचे आएगा। तो आप पे गौर करना चाहिए, ये दोनों आंसर जो प्लस वाले हैं ये तो दोनों हो ही नहीं सकता। अब इसी दोनों माइनस में से कोई होगा, माइनस में से कोई होगा, मतलब ये सवाल लगाने की जरूरत नहीं, -2r/π नहीं, हो भी सकता है इसी दोनों में से निगेटिव वाला हो सकता है, क्योंकि इसके ये नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास, कहीं यहां कहीं आएगा, तो नीचे आएगा, कहां आएगा ये नहीं मालूम। तो पहला वाला आंसर और लास्ट वाला आंसर ये तो सत्य हो भी नहीं सकता। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये YCOM, ये हो जाएगा M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 प्लस M4Y4 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। इतना हमारे पास है मटेरियल। अब यहां देखा जाए, यहां देखें तो यहां पूरा रेडियस है कितना 2r और इतना r, तो इतनी लंबाई AB और DE जो लंबाई मिल रहा है वो r के बराबर मिल रहा है। हम एक कंसेप्ट जानते हैं, यूनिट लेंथ का द्रव्यमान होता है लैम्डा, इसलिए r लेंथ का द्रव्यमान कितना होगा, जो M1 आप लिखे हो इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व किया जाए, इसका द्रव्यमान कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास जो M1 है कितना आएगा, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, इसलिए r लेंथ का तो r लैम्डा हो जाएगा, ये M1 के स्थान पे हो गया। और Y1 इसका y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, तो Y1 क्या लिया जाएगा 0 प्लस M2, M2 मतलब ये है, हाँ M2 में अब देखिए M2 में अब की वायर इतना है, वायर का लेंथ है कितना πr, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, इसलिए πr लेंथ का तो अब की बार यहां से क्या होगा πr से गुणा होगा। कॉन्सेप्ट समझें, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, इसलिए पूरी परिधि की लंबाई क्या होती है 2πr, तो ये आधा ही है, आधा है मतलब πr है, तो यहां हो जाएगा M2 का स्थान क्या लिखेंगे लैम्डा πr, ये M2 हो गया। इसका y एक्स पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r/π, मतलब जो Y2 पोजीशन है सेंटर यहां से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है 2r/π, तो यहां तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं M3 मतलब इसका लेते हैं, M3 वाला सेम केस यही हो जाएगा, ये जितना ये है उतना ये, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, इसलिए r लेंथ का मास लैम्डा r हो जाएगा। चलिए ठीक है, और इसका y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है वो 0 है, y एक्सिस पे तीसरे वाले मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, वो अपने एक्सिस पे मध्य बिंदु पे सेंटर ऑफ मास मिलता है, तो y एक्सिस पे उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ ये हो गया। चलिए अब चलते हैं M4, यहां पे आ जाते हैं, तो M4 फिर यहां क्या है M4Y4, M इतना बड़ा रेडियस है, ये रेडियस इतना लेंथ, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, तो इसलिए इतना पूरी परिधि होती ये, तो लेते 2πr, हाफ है तो πr लेंगे, πr कितना है 2r, तो वही प्रयोग किया जाएगा। हाँ तो ये मास इतना हो गया M4, ये किसके स्थान प्रयोग करेंगे M4 के स्थान पे ये प्रयोग किया जाएगा। हाँ तो यहां प्रयोग करिए, लैम्डा इंटू 2πr है, लैम्डा इंटू πr है, ये ध्यान दें। हाँ इसका सेंटर इतना देखिए ये नीचे की तरफ है, इसका Y4 जो है ये नीचे की ओर है, तो माइनस में रखा जाएगा -4r/π, बस खत्म, अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, M1 क्या रखेंगे r लैम्डा, M2 क्या रखेंगे लैम्डा πr, हाँ M3 क्या रखेंगे लैम्डा r, M4 क्या रखेंगे लैम्डा इंटू 2πr। ये है आपका प्रॉब्लम। चलिए ये बड़ी गहरी जानकारी थी इस सवाल में, इसलिए इस सवाल को बताना हम बहुत जरूरी समझे और इसीलिए बाद में ये चीज हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये तो 0 हो गया, कोई बात नहीं जी, और ये भी 0 है, पहला और लास्ट वाला ही बच रहा है। तो इस समय देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा बच रहा है पाई से 2 लैम्डा, 2 है 2 लैम्डा r², यहां हमको मिल रहा है 2 लैम्डा r²।
यहां चलते हैं, यहां क्या मिलता है लास्ट में, माइनस जो हमको मिल रहा है पाई से पाई यहां कैंसिल हो रहा है, -8 लैम्डा आर स्क्वायर, पाई से पाई यहां भी कैंसिल हो रहा है, अपान यहां देखिए, हाँ लैम्डा आर लैम्डा 2r लैम्डा प्लस है पाई आर लैम्डा और पाई 2r लैम्डा, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर लैम्डा। लैम्डा आर आप कॉमन ले लीजिए, लैम्डा आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो लैम्डा आर, तो ये हो जाएगा 2r, ऊपर 2r और यहां माइनस लैम्डा आर कॉमन लिए हैं 8r, इतना ऊपर बचा और नीचे आप देखिए कितना बच रहा है, आर यहां बाहर कर लीजिए तो ये है, यस ये लैम्डा भी ऊपर कॉमन आ रहा है, लैम्डा आर ऊपर कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन लिया, नीचे भी देख रहे हैं कि लैम्डा आर कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा आर कॉमन जब ले लेंगे तो यहां बचेगा 2 प्लस 3 पाई, इतना बचेगा, यस। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो हमारा मिल रहा है YCOM वो मिल रहा है 8r में से 2r गए -6r अपान 3 पाई प्लस 2, जो यहां सेंटर ऑफ मास मिल रहा है वो ये मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सवाल बहुत ध्यान देने की जरूरत थी, बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें यह ध्यान देना था कि ये सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r अपान पाई होता है, और नीचे भी ये चीज ध्यान देना चाहिए था, इसका रेडियस 2r है तो 2 दूनी 4r अपान पाई हुआ, यहाँ ये चीज यहाँ कीमती था। और उससे ज्यादा कीमती था कि यहाँ मास नहीं दिया था, लेकिन एक कंसेप्ट हमारे पास है, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, तो इसलिए आर लेंथ का मास कितना होगा, तो लैम्डा इंटू आर हो गया, यहां भी हो गया लैम्डा इंटू आर मास, यस। इसका वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसके लिए 0 प्रयोग किया गया है। हाँ अब ध्यान दें, ये है पाई आर, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो पाई आर लेंथ का, पाई आर इंटू लैम्डा कर लिए, वहां से उसका मास आ गया। यहां भी देखिए ये भी है पाई इंटू 2r, पूरी परिधि की लंबाई 2 पाई आर होता है तो यहाँ पाई आर होगा, लेकिन आर के स्थान क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ 2r प्रयोग करेंगे, तो यूनिट लेंथ का मास उतना है तो इतने लेंथ का मास ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा करते हैं तो ये भी पूरा वायर कवर हो गया। तो हर मास हम ज्ञात कर लिए और आपके लिए आंसर ले आए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।